सो हेलो शुभांकर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत-बहुत बधाई आपकी इतनी बड़ी सफलता के लिए एंड आई विश यू Yeah, अ वेरी हैप्पी एंड हेल्थी इंटरनेशनल योगा डे। तो same to you, man. Thank you मेरा so much. पहला क्वेश्चन है शुभांकर, जैसे कि आज की जो हमारी थीम है वो भी यही है कि योगा दैट इज कनेक्टिंग या कनेक्शन। तो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट विद फ्यूचर, आप एक प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट बनने बनने गए हैं, मतलब बन चुके हैं ऑलमोस्ट, अब तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। कभी आप भी एस्पायरेंट थे और जितने बच्चे आपको देख रहे हैं वो सभी अभी एस्पायरेंट है, वो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट है। अब जबकि आप वहां पे पहुंच गए हैं, आपको क्या लगता है कि वो कनेक्टिंग डॉट क्या है जो इस प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ेगा या फ्यूचर को मैम, प्रेजेंट पहुंचाएगा? हम जब आप एक एस्पिरेंट होते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं इस एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना ही एक वो कनेक्टिंग लिंक है कि आप अपने प्रिपरेशन को उन इनसिक्योरिटीज के साथ कैसे मैनेज करते हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। एंड वही एक पाथ है कि आप एक एस्पिरेंट से फिर एक उस लिस्ट में आपकी नाम आती है। तो आई आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ बहुत डिफरेंट है। एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक एकेडमिक एग्जाम ही है, बट उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम है तो प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो उस चीज़ को मैनेज करना, उस प्रेशर को मैनेज करना ही एक कनेक्टिंग लिंक है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में और बाकी एग्जाम में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे जो हमारे एस्पायरेंट हैं उनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँ तो एक है बिगिनर्स, एक इंटरमीडिएट हैं जो कि जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट अपना दे लिया है, और जो लास्ट कैटेगरी है वो थ्रेशोल्ड की है जो कि इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं। बारी-बारी से सबके क्वेश्चंस लेते हैं। पहले बात करते हैं बिगिनर्स की, कि अभी तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि लोग 12th पास आउट होते हैं और यूपीएससी के प्रिपरेशन में आ जाते हैं। या ग्रेजुएशन बस मतलब रहते ही हैं पीएडी में और प्रिपरेशन में आ जाते हैं। तो जो बच्चा बिगिनर है जो अभी इस फील्ड में आ रहा है तो उसके सामने चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्च्युनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। एक बिगिनर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और उसको अपना मतलब जबकि उसको पता है कि इसके पास 2 साल 3 साल है, कैसे उस इस टाइम को वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे? मैम, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई बिगिनर है जो कॉलेज जा रहा है या ट्वेल्थ के बाद उसने डिसाइड किया उसको देना है, तो सबसे पहला तो एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए अपनी कॉलेज के एकेडमिक्स को नेग्लेक्ट ना करें। एंड जितने भी एक्टिविटीज़ अपने कॉलेज में होते हैं, क्योंकि एक कॉलेज का एक्सपीरियंस अलग होता है, वो भी एक लाइफ डिफरेंट होती है, उसको भी सही तरीके से जीना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज देना है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक यंग एज पे आपको एटलीस्ट वो क्लैरिटी है। तो इनिशियली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले 2 साल में, क्योंकि मिनिमम 3 साल का तो कोर्स होता ही है, तो पहले 2 साल में आप अपना ऑप्शनल को कंसोलिडेट कर लीजिए। एक साल में आप ऑप्शनल का पेपर 1 अच्छे से कर लीजिए, सेकंड ईयर में आप ऑप्शनल का पेपर 2 अच्छे से कर लीजिए। एंड फिर आप थर्ड ईयर में, जब आप या अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर, या बहुत लोग अगर 4 ईयर कोर्स करते हैं, तो अपने लास्ट के 2 साल में आप जीएस की तरफ शिफ्ट करिए। एंड तब आप एक मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम जी जान लगा के तब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, क्योंकि उस पॉइंट पे फिर आपको पता है कि आपको जस्ट अपना अगला अटेम्प्ट देना है कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही। तो आई थिंक 1 साल का प्रिपरेशन तो जीएस के लिए मोर देन इनफ होता है। तो अगर आप जब कॉलेज एंटर ही कर रहे हैं तो आप अपना ऑप्शनल को कंसोलिडेट करिए, उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए, बिकॉज ऑप्शनल में बिना मार्क्स लाए आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। एंड ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई भी ऑप्शनल हो, जो भी आप चूज करें, उसमें आप आराम से 300 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, विच विल बी अ वेरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। एंड इन एनी केस आपको ऑप्शन में 270 प्लस तो लाने ही लाने हैं, तो आप उस तरह से अपनी तैयारी करिए। एंड पहले 2 साल में आप अपना ऑप्शनल कंसोलिडेट करिए, और फाइनल ईयर में आके आप, या लास्ट के 2 ईयर में आके आप अपनी जीएस की तैयारी पे पकड़ बनाइए, ताकि फिर आपकी प्रीलिम्स और मेंस अच्छे से क्वालिफाई हो। आपने ऑप्शनल की बात की शुभांकर, आपका तो मैथ्स रहा है, लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं जैसे वो ऑप्शनल में आते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्केट में भी इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं कि इसमें नंबर आते हैं, इसमें ऐसा होता है। तो जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर होता है उसमें तो बहुत ज्यादा इस बात की लेके को लेके कंफ्यूजन होती है कि ऑप्शनल क्या लेना चाहिए, कैसे लेना मैम, आई थिंक चाहिए? ऑप्शनल आप वो लीजिए जो आपको लगे कि आपका उसमें इंटरेस्ट बने रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। बिकॉज ऑप्शनल इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी पूछता है जिसमें वो आपसे एक्सपर्टीज डिमांड करते हैं। एंड वो इकलौते ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ वो एक्सपर्टीज डिमांड कर रहे हैं, उसी रेशियो में वो मार्क्स भी देते हैं। कि अगर आप जीएस देखें तो जीएस में मार्क्स कम ही रहते हैं, बट ऑप्शनल में अगर आप देखें तो आप 150 नंबर हर पेपर में स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 250। तो आई थिंक अगर आपको ऑप्शनल डिसाइड करना है, क्योंकि आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, पहली चीज़ है कि आप उसमें, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो ऑप्शन की कितनी भी अच्छी बातें वो आप नहीं मतलब कर पाएंगे उसमें अच्छा। बिकॉज आपने जो भी कोई भी फलाना ऑप्शन आपने सुना होगा कि स्कोरिंग है, बट बहुत लोग लेते हैं उसमें अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, क्योंकि शायद उनको एप्टीट्यूड नहीं है उसमें, या इंटरेस्ट नहीं है, वो बस इसी एक पैरामीटर को चूज करके उन्होंने ले लिया है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सिलेबस देखिए, आप कुछ पेपर्स उसके उठा के देखिए। जैसे जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मुझे मॉडर्न हिस्ट्री इतनी अच्छी लगी थी पढ़ने में कि मुझे एक पॉइंट पे लगा कि शायद मैं हिस्ट्री ले लेता हूँ अपना ऑप्शन। फिर मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा, तो मुझे तुरंत रियलाइज हो गया कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, बहुत चीज़ें आती हैं हिस्ट्री में। तो आई स्टक विद मैथमेटिक्स। एंड जैसे मैंने कैसे मैथमेटिक्स चूज किया कि
मैंने मेरे पास ऐसे सिर्फ 1 साल थी तैयारी के लिए। मैंने जून 2020 में तैयारी स्टार्ट की थी एंड जून 2021 में तब प्रीलिम्स होना था। तो एंड जीएस मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू था, तो मैं ऑप्शन में एक कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहता था। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्योंकि मैं उसी से ग्रेजुएट हूँ, एंड दूसरा मैथमेटिक्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे लगा 3 साल की इंजीनियरिंग 8 महीने में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। एंड मैथ्स में मेरा एप्टीट्यूड भी अच्छा है, मुझे सॉल्व करना भी बहुत पसंद है, एंड वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहता है थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग। तो मैंने तुरंत मैथ्स उठाया। एंड मैंने, जब आप ऐसे ऑप्शन उठा रहे हैं जैसे मैथ्स है, साइंसेज है या इंजीनियरिंग है, तो आपको पहले से पता होता है कि इनमें प्रोज क्या है, इनमें कॉन्स क्या है। आप ये ऐसे ऑप्शन उठाने के बाद नहीं सोच सकते कि मुझे ऐसे में हेल्प नहीं कर रहा, एथिक्स में हेल्प नहीं कर रहा, जीएस में कुछ कवर नहीं हो रहा। तो जब भी आप अपना ऑप्शन डिसाइड करें, आपको एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए उसके ऊपर। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं तो कम से कम 15-16 दिन दीजिए, ऑप्शंस को अच्छे से डिसाइड करिए। बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि मिडवे जाके आप अपना ऑप्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजास्टर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन के लिए आप अच्छे से उसकी रिसर्च करिए, पेपर्स देखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगे, कुछ 1-2 किताबें पढ़ के देखिए, एंड फिर वो ऑप्शन पे आप स्टिक करिए। जैसे ही जो बच्चे आते हैं ना, तो जब मतलब कोई कॉलेज टॉपर रहता है या यूनिवर्सिटी टॉपर रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनमें जो लेवल होता है ना कॉन्फिडेंस का, वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। और लेवल इतना ज्यादा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमें डीएम लखनऊ बनाओगे तो हम करेंगे, नागालैंड भेजोगे तो जाए आएंगे नहीं। तो ये जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो थिन लाइन है, उससे स्टूडेंट कैसे बचे, बेसिकली जो मैम न्यू आई कमर्स। मैम आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपके प्रीवियस एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का कोई मतलब नहीं रखता यूपीएससी। उनको कोई इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि आप ने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। उनको इतना मतलब रहता है कि आप उनके पेपर्स में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपने स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छा किया है तो वो अच्छी बात है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू यूपीएससी कैसे अच्छे मार्क्स देता है। तो तैयारी आपको एग्जाम की करनी है, ना कि आपकी कोई प्रोफाइल देख के आपको तुरंत आईएएस या आईपीएस बना देगा। एंड सेकेंडली, जो ये बात कहते हैं कि हमको ये कार्डन मिलेगा तो ही जाएंगे, वो मिलेगा तो ही जाएंगे, तो ये अप्रोच ही थोड़ी सी गलत है। बिकॉज आप एक ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी सर्व करने के लिए रेडी होना चाहिए। एंड सेकेंडली, जब आप ये एग्जाम देंगे ना, तो जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा, तो उसके 2 मिनट पहले भी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरी रैंक भी मिल जाए तो भी बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए। उस समय इतना प्रेशर रहता है। तो ये सब चीज़ें, अगर आपने अच्छे से तैयारी की इस एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है फाइनल डे पे। अल्टीमेटली आप यही सोचते हैं कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए सर्व करने के लिए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। इनफैक्ट जो कुछ कार्डर्स हैं जो थोड़े से बहुत वेल नोन नहीं है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है काम करने की। तो अगर आप एक्चुअली में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यही वो कार्डर्स है जहाँ पे आप अच्छे से कर भी सकते हैं। बट अगेन, सब हर किसी की अपनी सोच होती है, बट आप ये सोच ना ही रखें तो आपके लिए बेटर होगा इस एग्जाम में। अभी का जो टाइम है वो आफ्टर कोविड तो ऐसा है कि ऑनलाइन स्टफ बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और कहते हैं कि मोर स्टडी या मोर रिसोर्सेज, तो कंफ्यूजन का लेवल भी उतना ज्यादा होता है। तो डेविएशन जो इतना ज्यादा है, इंस्टाग्राम देख लीजिए या कोई भी सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, इतना ज्यादा डेविएशन है यूपीएससी रिसोर्सेज को लेके। ऐसे में डेविएशन से कैसे बचा जाए, कैसे रहा जाए कि यही प्रॉपर नोट्स है, यही मेरा बेंचमार्क है, इसी को मुझे अचीव करना है। आई थिंक मैम, ये जो कंफ्यूजन आता है ना, ये इस चीज़ से आता है कि लोगों को लगता है कि जितना वो पढ़ रहे हैं वो बहुत कम है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम कोई एक नई किताब या नए नोट्स पढ़ लें तो क्या पता इसमें से कोई सवाल आ जाए। बट यहाँ पे दिक्कत यही है कि जितने भी आप टॉपर्स उठा के देख लेंगे, सिर्फ मैं नहीं, मैंने भी जितने भी पहले देखे टॉपर्स के, सबका एक ही चीज़ होता है कि आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आप हर चीज़ में 3 से 4 किताबें उठा के पढ़ने लगोगे, तो आपकी कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। एंड उससे कंफ्यूजन भी बढ़ेगा कि आपको कोई भी स्टेटमेंट आप एग्जाम में देखोगे तो आपको लगेगा क्या ये उस किताब में था या ये उस किताब में था, क्या पता सही हो गलत हो। उस कंफ्यूजन में आप बहुत चीज़ें गलत करोगे। तो मेरा तो यही है कि देखो, आजकल के टाइम में क्या है कि जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअली में पॉजिटिव हैं, कि लोग बहुत रिमोट एरिया से भी उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। पहले लोगों को दिल्ली आना पड़ता था या इलाहाबाद जाना पड़ता था, जो सेंटर्स हैं, हब्स हैं। आजकल उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ जो नेगेटिव पार्ट ये है कि इतने सारे रिसोर्सेज आ गए हैं, उसको सेलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हर सब्जेक्ट के लिए अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, तो आपके क्लास नोट्स और जो एक बेसिक मटेरियल है, एंड अदरवाइज एक बेसिक मटेरियल, एंड यूट्यूब पे आप कभी भी कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आए, वो कॉन्सेप्ट डालिए। जैसे जेट स्ट्रीम नहीं समझ आया, जेट स्ट्रीम डालिए, यूपीएससी डालिए, उसमें आपको अच्छे वीडियोस या लिंक्स मिल जाएंगे। बस उतना ही पढ़िए जितने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने जाएंगे तो ये एग्जाम में आपको दिक्कत ही होगी, आपको कम पढ़ के ही ये एग्जाम क्लियर होगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मतलब या तो प्री दे लिया है या मेंस में वो बाहर हो रहे हैं, या मेंस के कुछ सब्जेक्ट उनको मतलब ऐसा हो रहा है कि उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि जब कोई बच्चा प्री करता है, प्री क्लियर करता है, फिर मेंस से वो निकल जाता है 1 या 2 बार, ऐसे में सबसे बड़ा फैक्टर आता है मोटिवेशन को बनाए रखना। और अब स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करी जाए, कैसे मोटिवेशन मैम, बनाए रखें? अगर आप प्रीलिम्स लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका नॉलेज बेस अच्छा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मेंस में क्यों फॉल्टर कर रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। अगर आप
जैसे मेरी स्ट्रेटजी ये थी, मैंने पिछले 2-3 साल के टॉपर्स के मार्क्स देखे थे एंड मैंने रियलाइज़ किया था कि 1000 मार्क्स अगर आपको आ जाते हैं तो आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस मिल जाएगी। रैंक्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हर साल मार्क्स कैसे मिलते हैं किसी सब्जेक्ट में, बट मैंने देखा था 1000 मार्क्स बेंचमार्क है मेरे लिए। एंड फिर मैंने देखा कि पर्सनालिटी टेस्ट में 170 एवरेज मार्क्स होते हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे रिटर्न में 830 मार्क्स चाहिए एंड मुझे इस बार 832 आए। तो अगर आप ऑब्जेक्टिवली तैयारी करेंगे इस एग्जाम की, तो अगर आप जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है या इंटरनल सिक्योरिटी है, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप बुक्स पढ़ने बैठ जा रहे हैं 250 पेजेस की, तो आपकी स्ट्रेटजी में कुछ गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत स्टैटिक है। यहाँ से 25-30 नंबर का मैक्सिमम आता है एंड यहाँ से वो एक ही सवाल बार बार घुमा के पूछते रहते हैं, जैसे टेररिज्म का सोल्यूशन पूछ लेंगे या आपसे पूछ लेंगे नक्सलिज्म और डेवलपमेंट का नेक्सस पूछ लेंगे। तो आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए बिफोर हैंड, आपको उसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 250 वर्ड्स ही लिखने हैं। तो आप कुछ ये लो हैंगिंग फ्रूट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अपने नोट्स बना लीजिए। एंड जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं मतलब इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, उसको आपको बस 1-2 बार रिवाइज करेंगे, आप उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा था कि जो मेंस का एग्जाम है उसमें ऐसे एथिक्स और ऑप्शन, यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर आप जीएस 1 2 3 उठा के देख लें तो हर एक टॉपर के 300 प्लस माइनस 10 होते हैं। कुछ टॉपर्स कुछ अलग ही लिख देते हैं, उनके बहुत मार्क्स आ जाते हैं, बट ओवरऑल 300 मार्क्स इज अ बेंचमार्क। आप कितना भी जीएस पढ़ लें, 310 315 से आगे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा क्लियर स्टडी था कि मैं ऐसे एथिक्स ऑप्शन पे फोकस करूंगा। जीएस क्योंकि आधे सब्जेक्ट्स हुए हैं जो हमने प्रीलिम्स में पढ़े हैं वो कंसोलिडेटेड ही होते हैं, करंट अफेयर्स के साथ बहुत चीज़ें आपकी कवर भी हो जाती हैं। तो मैंने उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जितनी उसकी जरूरत है। आप हर सब्जेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस दें। आप देखिए कि मेंस में कहाँ फॉल्टर कर रहे हैं, क्या आपके ऑप्शनल आपको दिक्कत कर रही है, या ऐसे में आप लगातार कम स्कोर कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है। जैसे बहुत लोग के साथ क्या होता है कि किसी साल अगर वो ऐसे में अच्छा स्कोर करते हैं तो अगले साल वो ऐसे की उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोच के कि अगले साल आ ही जाएंगे एंड देन अगेन फिर उनको ऐसे में 15-20 नंबर कम आ जाते हैं। तो इस एग्जाम में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर ग्रांटेड लेके नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेंस में बार बार बाहर हो रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको दिक्कत किन टॉपिक्स में हो रही है एंड आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात की और ज़्यादातर एस्पायरेंट को ये बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। कई बार तो जब बच्चों की आप आंसर्स कॉपी देखिए तो क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है और उनका आंसर कुछ और उसमें दिया होता है। आंसर राइटिंग के लिए क्या आपने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की अलग कुछ स्ट्रैटेजी या अलग प्लानिंग बना के रखी थी? या दूसरा जो मैं आंसर पूछना चाह रही थी कि जो उसमें कहते हैं ना पिक्चर्स बना दीजिए, ग्राफ डाल दीजिए तो आपको नंबर बहुत अच्छे आएँगे। या हर पेपर के अकॉर्डिंग उसको आपने शिफ्ट किया या इंट्रोडक्शन करने का तरीका या कंक्लूजन करने का तरीका, क्या आपने जो स्ट्रैटेजी है वो बना के रखी है आंसर राइटिंग के लिए? मैम आंसर राइटिंग को तो मैं सबसे पहले एक मैं हटाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं डे वन से आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इसका कोई सेंस ही नहीं है इस चीज़ का, बिकॉज जब आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप आंसर्स क्या लिखेंगे। एंड इसमें होता यह है कि बच्चे डर जाते हैं, फिर वो अपनी तैयारी प्रीलिम्स सेंट्रिक करते रहते हैं एंड हर बार उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस में फंस जाते हैं। ये साइकिल में वो हर साल फंसते रहते हैं, तो आप ये मत करिए। सबसे पहली बात, आंसर राइटिंग के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी बाकी टॉपर्स से। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, जोग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें स्टैंड अलोन आंसर राइटिंग होती है। इसमें आपको कोई मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट नहीं लिखना होता जैसे लोग यूजुअली बोलते हैं। जैसे अगर आप पिछले बार पॉलिटी में देखे तो एसएलसी पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछा था कहाँ है, तो इसमें कोई मल्टी डायमेंशनल आंसर नहीं है, ये डायरेक्टली पॉलिटी का सवाल है। तो मैं क्या करता था, जब मेरे ये टॉपिक से रिवीजन खत्म हो गए थे 1-2 बार, जब मुझे लगा कि मेरे इसमें कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो गई, तब मैंने इनके सेक्शनल टेस्ट दिए राइटिंग में। उसके बाद ये मैंने जैसे इन टॉपिक्स के लिए सारे खत्म कर लिया आफ्टर मैं 3-4 मंथ्स। जब मेरे ये टॉपिक्स खत्म हो गए, इनकी रिवीजन हो गई, तो इसमें मैंने कुछ आंसर राइटिंग की जनवरी के आसपास। उसके बाद जब मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे सोसाइटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, इनमें आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने होते हैं। तो जब आपके यहाँ पे जीएस का सिलेबस 7-8 महीने बाद कंसोलिडेट होने लगे, तब आप इन पे आंसर राइटिंग करिए। बिकॉज क्या होगा कि आप ऑलरेडी पहले जो पॉलिटी वगैरह पे आंसर राइटिंग कर चुके हैं, तो आपको एक आंसर राइटिंग का तरीका समझ आ जाएगा, आपको वो डर खत्म हो जाएगा। फिर जब आप इसमें आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाएगा। तो आप ये जब 1-1.5 महीने इस पे आंसर राइटिंग करें, फिर तब तक आपका प्री का टाइम आ जाएगा, प्रीलिम्स के 2-3 महीने बचे होंगे, तब आप ये प्रैक्टिस रोक दीजिए। फिर क्या होगा, जब प्रीलिम्स के जस्ट बाद आपको करना पड़ेगा आंसर राइटिंग, तो आप एज अ बिगिनर नहीं स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग। आपने ऑलरेडी कुछ आंसर्स लिख रखे होंगे, तो आपको एक वो आदत हो चुकी होगी, एक मसल मेमोरी डेवलप हो चुकी होगी, जो 1-2 पेपर लिखने के बाद तुरंत आ जाएगी। तो आंसर राइटिंग अगर आप ब्लॉक्स में करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं आज से आंसर राइटिंग शुरू करूंगा और आज से ही सारे पेपर के करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि किन टॉपिक्स पे आप कैसे आंसर्स लिखते हैं। एंड इस पर भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शुरू में हर कोई बहुत खराब आंसर्स लिखता है। मैं खुद शुरू में 10 मार्क्स 20 मिनट से ज़्यादा में लिखता था। तो वो टाइम को रिड्यूस करना आपको खाली लेबर से आएगा, वो बिना प्रैक्टिस का पे आ ही नहीं सकता। कि आप क्वेश्चन देखो, आपको तुरंत समझ आए कि इसमें क्या डायमेंशन एड्रेस करने हैं, कैसे लिखना है, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन को तोड़ने हैं। ये आप जितना लिखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, जैसे आपको फीडबैक मिलेगा। तो आंसर राइटिंग आप कभी टॉपर्स के कॉपी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वो देख के आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मैं भी ऐसा लिख दूंगा क्योंकि मैंने एक टॉपर के लेट से 20 पेपर्स पढ़ लिए। तो वो नहीं होने वाला है। तो आपको इसमें पेन चलाना ही पड़ेगा एंड एग्जाम में पेन और दिमाग एक साथ नहीं चलता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली, जैसा आपने कहा कि हर पेपर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है आंसर देने की। अगर आप जीएस 2 का पेपर लिख रहे हैं तो उसमें
तो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं वो दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल्स कौन से हैं, डीपीएसपीज क्या हैं, बहुत सारे कंक्लूजन आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज इनसे कर सकते हैं, या कमिटीज़ के रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आंसर्स में। GS1 में आंसर राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है हर सब्जेक्ट की। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की लिखता था तो मैं कोशिश करता था कि अगर इंट्रोडक्शन में कुछ बैकग्राउंड आ जाए एंड कंक्लूजन में उसका सिग्निफिकेंस आ जाए, अगर टॉपिक कुछ वैसा पूछा हो, जैसे इस बार गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव कैंपेन पे पूछा था, तो उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि उन्होंने किया क्या था एंड क्यों किया था, एंड इन कंक्लूजन में उसका सिग्निफिकेंस आ गया था, एंड बॉडी में एक्जैक्टली वही चीज पूछी थी कि उन्होंने एक्चुअली में किया था कंस्ट्रक्टिव वर्क कैंपेन में, एनसीएम में और सीडीएम में, तो वो मेरा बॉडी बन गया था। तो ऐसे आप करके जब क्वेश्चंस तोड़ना सीखते हैं वो प्रैक्टिस से ही आती है। एंड जैसे आपने कहा कि एक बड़ा मिथ है कि आप डायग्राम बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, मेरे को नेचुरली नहीं आती थी। मैं प्रैक्टिस करके गया था ज्योग्राफी की, आर्ट एंड कल्चर की, तो मुझे इतना पता था उसमें से कुछ आया तो मैं बना दूंगा। इस बार मैंने GS1 के पेपर में एक भी डायग्राम नहीं बनाया है, एक भी फ्लो चार्ट नहीं बनाई है, एंड उसके बाद में मेरे 98 मार्क्स हैं। मैं ही नहीं कह रहा बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट ये उतने ही हैं जितने एवरेज मार्क्स लोगों को आते हैं। कुछ लोग के 100 108 110 भी आए, बट 98 स्टिल वेरी गुड स्कोर। तो दिस ओनली प्रूव्स कि यूपीएससी आपसे कोई फैंसी चीजें नहीं मांग रहा है, आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर इस बार GS1 में सवाल आया था कि आईटी सिटीज या आईटी इंडस्ट्री है वो सिटीज में ज्यादा ग्रो कर रही है, उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, तो आप उसका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज्यादा लिखिए। अगर आप उसमें डायग्राम बना के बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद ये दिखा दे रहे हैं तो इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही आपके आंसर में। एग्जामिनर को पता है ये सिटीज कहाँ है, आप इंस्टेड एक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि वो कहाँ पे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो ये इंटेलिजेंस आना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ पे डायग्राम रेलेवेंट है, कहाँ पे नहीं है। जैसे अगर क्रॉपिंग का सवाल है तो आपको जरूर से जरूर डायग्राम बनाना है। तो उसमें भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे अगर मेरे पास उस सवाल में कंटेंट कम है और मान लीजिए जूट के क्रॉपिंग पे कुछ आया है, कंटेंट कम है, तो मैं पूरे इंडिया का मैप बना के फिर खाली जूट के पोर्शन दिखा दूंगा ईस्टर्न इंडिया पे, थोड़ा सा स्पेस भरने के लिए। बट अगर लेट से मेरे पास उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है तो मैं खाली ईस्टर्न इंडिया का पार्ट बनाऊंगा और वहाँ पे वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न बिहार, त्रिपुरा, असम ये पार्ट, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ज्यादा है तो मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए। तो ये कुछ स्पेस मैनेजमेंट भी करना आपको ये प्रैक्टिस से सीख जाते हो। तो अगेन हर पेपर का अपना अलग स्ट्रैटेजी है, तो आपको उसके लिए लिख के डिवाइस करना पड़ेगा, एक सिंगल स्ट्रैटेजी से आपके सारे पेपर्स नहीं सॉल्व होंगे। और जो ये केस स्टडी का है कि एथिक्स में जो जैसे जीएस पेपर 4 और आपने जैसा बताया कि जीएस पेपर 4 एसे और ऑप्शनल यही आपको मेरिट में लेके जाते हैं। तो जब आप केस स्टडी को सॉल्व करते थे तो क्या आपने कुछ अलग स्ट्रैटेजी सोची थी क्योंकि वहां पे तो ऑल ऑफ सडन कैसे भी केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी सॉल्व करने का आपका क्या स्ट्रैटेजी रही थी? केस स्टडीज आई थिंक मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 120 मार्क्स 250 में से केस स्टडी आते हैं। एंड केस स्टडी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप 70 से 75 मार्क्स निकाल सकते हो आराम से, बिकॉज 6 सवाल है, हर सवाल में आप अगर 12-12 नंबर भी ला रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेक्शन ए में फिर आपके अगर 30-35 मार्क्स आ जाते हैं तो आप 100-110 के आसपास पहुंचना शुरू कर जाते हो। तो एंड एथिक्स के पेपर में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर है। केस स्टडी आपको एक तो एक एक पेज के केसेस आने लगे हैं अब, वो पढ़ना, उनको समझना, फिर उनके 4-4 सवाल होते हैं, ऐसे आपके पास 6 केस स्टडी है। उसके बाद फिर आपको सेक्शन ए में 13 क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत लेंदी पेपर बनता है ऐसे एथिक्स का। एंड आपको एथिक्स में राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एथिक्स में क्या है कि जितनी चीज़ें आपको याद रहेंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपने जैसे ही आइडेंटिफाई थीम कर लिया, आप तुरंत उसके आंसर, जैसे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पे आता था तो मेरा उस पर सेट पैटर्न था कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन में मैं डैनियल गोलमैन का स्टेटमेंट डाल देता था कि 80% सक्सेस EQ से आती है, 20% IQ से आती है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये ट्रू होल्ड करता है। एंड सिमिलरली उसका इंट्रोडक्शन मेरा डिफाइन था। तो ऐसे मैंने बहुत चीज़ों के जो मैंने PYQs एनालाइज किए उसके मैंने सेट पैटर्न्स बना लिए थे कि अगर इनमें से कुछ बार बार रिपीट होता है तो मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, एंड बीच का बॉडी बदल जाएगा डिपेंडिंग ऑन एक्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, बट ऊपर नीचे का मेरा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो उससे टाइम बहुत बचता है। जैसे केस स्टडीज है तो केस स्टडीज में मैंने कुछ थीम्स आइडेंटिफाई की जो यूपीएससी बार बार पूछते हैं, जैसे करप्शन है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, या क्राउड मैनेजमेंट है। तो ये केस स्टडीज यूपीएससी के थोड़े फेवरेट हैं, अगर आप PYQs उठा के देखोगे तो ये ज्यादा रिपीट करते हैं। तो इसमें मेरा फ्रेमवर्क सेट था कि करप्शन पे आया तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, मेरा कंक्लूजन क्या होगा, और बीच का होगा डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्ट केस क्या है एंड कैसे चीजें चल रही हैं। केस स्टडीज में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कुछ बेसिक गवर्नमेंट फंक्शनलिटीज हैं उनके आपको ठीक से रोल्स पता होने चाहिए। जैसे एक DM का क्या रोल होता है, एक SP का क्या रोल होता है। अब वहाँ पे आप अगर SP के रोल में लिख दे रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ जो उसके पावर्स में ही नहीं आती है तो वो बहुत डेट्रीमेंटल है। कि अगर आपसे एज NSP पूछा जा रहा है कि आप क्या सॉल्व कर सकते हो उसके, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें आपको DOPT के वेबसाइट में मैंने देखी थी कि एग्जैक्ट रोल क्या होती है, तो वो कुछ कुछ मैं पढ़ के गया था। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सिर्फ पुलिस का रोल होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं है, बट DM का भी रोल में आता है वो। तो कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर का केस स्टडी आता है जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे करके मैंने कुछ कुछ केसेस ऑलरेडी बना रखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास रेडी थे। तो ये करना बहुत जरूरी है। एथिक्स में आप डेफिनेशंस बनाइए, कुछ बहुत फ्लावरी आपको नहीं लिखना है, जो आपको लगता है। जैसे ट्रांसपेरेंसी है, हर किसी को एक वेग आइडिया होता है कि ट्रांसपेरेंसी आपके लिए क्या मीनिंग करती है। तो उसका एक बार गूगल पे देख लीजिए एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो आप अपने आप से कुछ डेफिनेशन बनाने की कोशिश करिए जो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। एंड एक दो एग्जाम्पल्स हमेशा हर एक टॉपिक के एटलीस्ट जितना सिलेबस में लिखा है, जो PYQs में है, वो आपको याद रहनी चाहिए।
तो ऐसे करके मतलब एथिक्स में मेरा फोकस वाज मोर ऑन रिमेंबरिंग थिंग्स एंड ट्राइंग टू रेप्लिकेट इट रादर देन कि वहाँ ऑन द स्पॉट सोचना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है। ऐसे जैसे अभी देखने को आया या जो अभी रिसेंट 2021 का पेपर था, अचानक ऐसा आया कि एसी के सारे टॉपिक कहीं न कहीं फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा कवर कर रहे थे। तो ज़्यादातर बच्चे जो है इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, तो आने वाले टाइम में ऐसे प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए? मैम मेरी ऐसे की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। एक तो मैं फिलोसफी एसेस देख के बहुत खुश होता था। वो इसलिए नहीं कि मुझे बहुत अच्छे लगते थे या आसान लगते थे लिखने में, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अगर ये पीएसआईआर या फिलोसफी ऑप्शनल से कहीं रिलेट कर गया तो वहाँ के बच्चे उसकी थ्योरी लिख देंगे ऐसे में, जो कि उन्होंने पूछी नहीं है। एंड क्योंकि रिलेटिव मार्किंग होती है तो हमें थोड़ा सा ऐसे में ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं तो हमेशा ट्राई करता था कि मैं फिलोसफी के ऐसे लिखूँ जो कहीं ना कहीं ऑप्शनल से कुछ आपको लग जाए कि रिलेट हो जाए। तो ये और फिलोसफिकल ऑप्शन में सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ओपन एंडेड होता है कि आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी, आप उसमें अपनी पूरी इनोवेशन और क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं, जो यूजुअली आप जैसे कंटेंट बेस्ड एसेज में नहीं डाल सकते। तो मैंने ऐसे की तैयारी ऐसे मतलब क्या की थी कि मैं जैसे फिलोसफी जो फिलोसफिकल एसेज उनको मैं उनके कीवर्ड्स पीछे लिख लेता था। एंड फिर मैं जीएस 1 2 3 4 के सब्जेक्ट से एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करता था। जैसे जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी। तो जैसे इस बार एक था जो मैंने अटेम्प्ट किया कि फिलोसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि मैंने एंशिएंट मिडिवल से देखा कि जैसे लॉर्ड बुद्धा थे या भक्ति सेंट्स थे, तो ये हमेशा मध्यम मार्ग और सिंपल लाइफ की बात करते थे, बट इनको भी निर्वाणा या सल्वेशन चाहिए होती थी। तो दैट वाज देयर वांट। तो फिर मैं बोलता था कि ठीक है, बॉन्डलेसनेस वाज यूटोपियन फॉर देम। फिर मैं साइंस एंड टेक का एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि अगर हमारे पास वांट्स ही नहीं होगी तो एज अ सिविलाइजेशन हम कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, कभी फायर नहीं बनता, सर्कल नहीं बनते, व्हील्स नहीं बनती। तो ऐसे करके एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर और बाकी सब्जेक्ट से भी एग्जाम्पल्स उठा उठा के जो मैंने कलेक्ट किए, फिर वो बेस्ट एग्जाम्पल्स मैं अपने ऐसे में लिखने की कोशिश करता था। ऐसे में एक और चीज़ ये होती है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जो उनको टॉपिक दिया है उसको ट्रू मान के उसी पे लिख देते हैं, बट ऐसे एक डिबेट होती है। तो आपको बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर अगर आप लिख सकते हो तो आप उसमें जरूर लिखिए। तो अब जैसे इसमें फिर मैंने दो एग्जाम्पल ये भी दिए कि जैसे मदर टेरेसा है, उन्होंने दे शी वर्क फॉर द पुअर्स बट शी डिडंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। तो वांटलेसनेस वाज अ फिलोसफी फॉर हर। फिर जैसे सेम निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि आप अपनी फल काम करिए, फल की चिंता मत करिए, वांट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं। तो ये भी फिलोसफी फिट करती है उस चीज़ से। बट ओवरऑल मैं इस चीज़ से अग्री कर रहा था कि फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन। तो मैंने यहाँ खाली दो एग्जाम्पल दिए, बाकी उस तरफ मैंने 5 6 एग्जाम्पल दिए, ओवरऑल कंक्लूड कर दिया कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट। तो आप बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर्स लिखिए। कभी कभी क्या होता है, आप बोथ साइड्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे 2020 में पेट्रियार्की पे एक ऐसे था, तो आप पेट्रियार्की के पॉजिटिव्स लिखना इज डेट्रीमेंटल एग्जाम में, कि एक्चुअली में भी नहीं होते हैं। अगर आपको लगते भी हैं, आपको ऐसा लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा फायदा है, तो आप उसको ना ही लिखें तो बेटर है, अनलेस आपको लगे कि बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है कोई। तो अल्टीमेटली ऐसे में ये होता है कि आप आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं एंड आप उसको ट्राई टू कन्विंस दी राइटर कि जो है जो आप लिख रहे हैं वो कोहेरेंट है। फिर मैंने और क्या किया था कि जो कंटेंट बेस्ड एसेज है मैंने वो भी लिखे थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, विमेन हो गया, ओल्ड हेल्थ हो गया, या जितने भी ये इशूज़ हैं। तो इस पे मैंने ऐसे लिखे थे क्योंकि ये गवर्नेंस पेपर में बहुत हेल्प करते हैं कि उन इश्यूज पे आपको ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, रेलेवेंट डेटा, आप ऐसे में अगर आप ऐसे में जैसे पॉवर्टी है उसका अगर आप एक ऐसे लिख देते हैं तो 1200 वर्ड्स मतलब आप उसके बहुत सारे डायमेंशन कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जीएस2 में अगर उसका कुछ भी आ गया तो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। जैसे इस साल जीएस2 में लर्न वैल्यू ऑन स्कीम आ गया, प्राइमरी हेल्थ केयर पे आ गया, फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया विदाउट मेंशनिंग वुमेन एजुकेशन। तो क्योंकि ये चीज़ों की मैंने ऐसे लिख रखे थे तो मेरे पास ऑलरेडी इनके पास कंटेंट अच्छा खासा था, तो ये मेरे आसानी से जीएस2 में सॉल्व हो गए थे। एंड अगर ये ऐसे भी आ जाते तो फिर वो भी मैं मतलब एग्जैक्टली ऐसे लिख देता पेपर में। तो वही मतलब ऐसे का स्ट्रैटेजी सिंपल है कि प्रैक्टिस सही आती है। इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में कि आप अपनी इवैल्यूएट करवाइए। मेरे को जैसे मैं हेडिंग्स लिखता था अपने एसेज में, तो मुझे हर जगह मना किया गया था कि आप हेडिंग्स मत लिखिए, बट मैं कभी नहीं ये चीज़ को बिलीव किया। मुझे लगता था इसे काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में आप ऐसे लिखते हैं एंड कोई भी बंदा अगर मार्किंग कर रहा है तो एक बार वो पन्ने पलट ले तो हेडिंग्स देख के उसको ओवरऑल समझ आ जाता है कि हाँ इसने ये चीज़ लिखी थी, ये चीज़ लिखी थी, ऐसे करी। तो मैंने, जबकि मुझे हर जगह मना किया गया था, बट फिर भी मैंने यूपीएससी में भी किया एंड मेरे 135 मार्क्स है, जो कि इस बार बहुत अच्छे मार्क्स है। तो दिस ओनली गोस टू शो कि जो आपको लगता है सही है आप वो करिए एंड ओवरऑल प्रैक्टिस से ही ऐसे बेटर बनते हैं। अगेन ऐसे पढ़ के आपको आइडिया मिलता है, बट जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ फंस रहे हैं, क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं। तो वो लिखते लिखते ही आपको इंप्रूव करनी है। एक मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो जनरली बच्चों में मिथ रहता है, क्योंकि आप तो आईआईटी से रहे हैं, तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं उनका कह लीजिए कंप्लेंट रहती है कि जो आईआईटी वाले हैं इनके लिए यूपीएससी का बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन ड्यूरेशन में थे, आपको क्या लगा कि आपने चैलेंजेस कितने फेस किए और क्या आपके लिए भी बहुत लो हैंगिंग फ्रूट रहा? नहीं मैम, लो हैंगिंग फ्रूट तो कहीं से नहीं था, बिकॉज मैं जब जॉब कर रहा था तो वो मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट थी। वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी।
एंड हालांकि 6 महीने बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। आई थिंक यूपीएससी एक रिस्की एडवेंचर है हर किसी के लिए, किसी के लिए लो हैंगिंग फ्रूट नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो 5-10 अगर आपको किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स कहीं दिख गए, चाहे वो स्टीफेंस के हों या आईआईटी के हों, तो एकदम से बात आ जाती है कि यार इनके लिए तो इट इज़ वेरी इजी। बट आप ये नहीं देखते कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं सेम इंस्टीट्यूशन से, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम है एट द एंड ऑफ द डे, एंड जो इस एग्जाम का एकेडमिक स्ट्रगल है, जो अनसर्टेनिटी है, वो सबके लिए बराबर है। तो इट इज़ नॉट ईजी और डिफिकल्ट फॉर एनी वन एल्स। आई थिंक क्या होता है कि बस कुछ केसेस हाईलाइट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इट इज़ अ वेरी इजी थिंग फॉर एवरी वन, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, उतनी ही डिफिकल्टी है। एंड जैसे मैं भी यही सोच के आया था कि मैं 2 ही अटेम्प्ट दूंगा, बिकॉज एक अपनी लाइफ है जो मैं अपनी पूरी एग्जाम में नहीं दे सकता था। तो वो जो अनसर्टेनिटी है, मुझे 2 महीने लग गए जॉब छोड़ने में। मैं सोचता रहेगा कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, तो वो अनसर्टेनिटी इस एग्जाम से थ्रू ही आती है। तो ये बिल्कुल भी लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, उतना ही डिफिकल्ट और रिस्की है सबके लिए। तो आई थिंक अगर लोगों को कहीं ना कहीं ये इनहिबिशन है तो ये गलत है। अब ऑब्वियसली अब हर किसी को चैलेंज नहीं कर सकते क्या वो सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो हो सकता है जो वो सोच रहे हैं उनके लिए सही हो, बट मैं ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि उतना ही टफ होता है सबके लिए। अ, अब लास्ट जो हमारा ग्रुप है वो है थ्रेशोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि इंटरव्यूज में उनका परफॉर्मेंस या कह लीजिए या लक फैक्टर, बट इंटरव्यू कहीं न कहीं उनके लिए प्रॉब्लमैटिक रहता है। कहा जाता है कि मेंस के बाद बहुत कम टाइम बचता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो जनरली लोग मॉक वगैरह में अपीयर कर लेते हैं। बट जो यूपीएससी में लिखा है दैट इज़ इंटरव्यू स्लैश पर्सनैलिटी टेस्ट, और पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो 1 दिन में या 1 महीने में नहीं बनती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए? मैम इस बार तो और भी डिफिकल्ट था, बिकॉज जैसे मेरा इंटरव्यू तो सेकंड डे को ही था, तो जिस दिन शेड्यूल की लिस्ट आई थी, आई थिंक 17 मार्च को रिजल्ट आया था मेंस का, 22 मार्च को शेड्यूल आ गई थी, एंड मेरा 6 अप्रैल को था। तो विद इन 14 डेज तो आप क्या ही पर्सनालिटी डेवलप कर लेंगे 14 दिन में। जो आपकी 24 साल की जिंदगी है वही आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है। आप उसको थोड़ा सा बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर जो लोग इंटरव्यू में बार बार ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा क्या वो डैफ में कुछ ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जहाँ वो बार बार फंस रहे हैं, क्या वो कुछ ऐसा क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ नॉट ट्रू टू देयर पर्सनैलिटी एज सच। एंड काफ़ी बार ऑन द डे का भी होता है कि लक भी एक बड़ा फैक्टर है, कि सेम डैव से हो सकता है कोई यूपीएससी मेंबर ऐसी चीज़ें पूछे जो आपको सब आती हूँ, और कोई ऐसे यूपीएससी मेंबर पूछे जिसमें से आपको कुछ नहीं आता। तो वो वाला एक अनसर्टेनिटी फैक्टर तो रहता ही है, बट आई थिंक इसीलिए वहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल रेशियो बन जाए नोइंग एंड अननोइंग चीज़ों का। एंड आई ऑल्सो नो पीपल जिनकी सिर्फ 20 मिनट की इंटरव्यू चली है, एंड जो आधे क्वेश्चन सॉरी बोल के आए कि मैम हमको नहीं आते, सर हमको नहीं आते, एंड देव स्कोर्ड ओवर 190 मार्क्स, बिकॉज इट शोज कि उनके जो पर्सनैलिटी का क्या कहते हैं कि कोहेरेंस है, दैट इज़ वेरी ट्रू। एक इंटीग्रिटी का नेचर दिख के आता है। बहुत लोग इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं कि अगर बार बार उनको नो बोलना पड़े या सॉरी बोलना पड़े, तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में दिख जाता है। अब वहाँ पे दे आर जस्ट एल्डर्स जो एक सर्विस में है, जो ऑलरेडी सर्विस में रह चुके हैं, वो आपकी फैमिली के एल्डर्स जैसे ही, उनको आपको उतनी रेस्पेक्ट देनी है और वैसी बात करनी है जैसे आप अपने एल्डर्स से करते हैं। बस वो टॉपिक्स पे कुछ ज़्यादा बेटर टॉपिक्स पे आपसे बात होती है। जैसे घर पे अगर हमारे कुछ एल्डर्स हमसे पूछ रहे हैं हमें नहीं आता तो हम मना कर देते हैं, वहाँ पे फेक करने की कोशिश नहीं करते। तो सेम चीज़ें हैं, बट आई थिंक मॉक्स का एक अपना रोल होता है। बट मॉक्स अगर आप बहुत ज़्यादा भी दे दें तो वो भी थोड़ा डेट्रीमेंटल है, बिकॉज हर किसी के ओपिनियन आप सुनेंगे, एंड हमेशा वो उतना ट्रू भी नहीं होता है। अल्टीमेटली वही है, मैंने जो अपने प्रेपरेशन में हर फेज में किया है कि आप, मैं सुनता सबकी था लेकिन करता वही था जो मेरा मन करता था। तो जो आपकी खुद की एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हर कोई एक यूनिक इंडिविजुअल है। तो वो इंडिविजुअलिटी आपकी आनी चाहिए वहाँ पे। आप एज अ ट्रेंड इंसान नहीं जा सकते कि आप दिख रहा है कि आपको किसी कोचिंग ने ट्रेन कर दिया और आप वैसे ही वहाँ पे रोबोटिक हो रहे हैं, तो वो आपको जस्ट एवरेज मार्क्स है उसके थोड़ा ऊपर ही आ पाएंगे। जो आपकी ओरिजिनलिटी है या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो दिखना इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या हुआ कि मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत हैवी टॉपिक्स पे गया, रिजर्वेशन पे, फिर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे, बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में फेल क्यों कर रही है, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान। तो बहुत ऐसे हैवी टॉपिक्स पे गया था मैं इंटरव्यू। कहीं पे भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जो बहुत लाइट रहा हो। तो जब लास्ट में मुझे मेरी चेयरपर्सन ने बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, नाउ यू मे लीव, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैम आई वांट टू शेयर समथिंग। तो जैसे मैंने ये बोला कि सारे यूपी जो वहाँ पे 5 लोग थे, दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी कि एकदम से इसको क्या हो गया, एंड मैम ने कहा ओके गो एहेड। एंड आई टोल्ड हर कि मैम एक किशोर कुमार जी का गाना है, आई थिंक इट इज़ वेरी एप्ट फॉर द इंटरव्यू। तो शी आस्क्ड मी टू रिसाइट इट। देन आई टोल्ड हर मैम, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, तो आई टोल्ड हर मैम आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। सो एज सून एज आई सेड दिस हर कोई हंसने लगा रूम में। मैम थोड़ा लेट हंसी, एंड देन शी आस्क्ड मी टू लीव। एंड जैसे ही मैं जा रहा था, मैं दरवाजा खोलने वाला था, तो शी स्टॉप्ड मी एंड सेड कि वैसे तो ये रोमांटिक गाना है, इंटरव्यू के लिए इट इज़ नॉट वेरी एप्ट, बट तो आप किसी और के लिए कभी गाना। एंड एज सून एज आई सेड दिस हर कोई हंस रहा था, मैं भी हंस रहा था। एंड जब मैं रूम से निकला मैं भी हंसते हुए निकला, अंदर भी हर कोई हंस रहे थे। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कि जो इंडिविजुअल, ये बहुत रिस्की मूव है। आई थिंक अगर आप किसी और से पहले पूछे जाते तो वो मना ही कर देता कि ऐसे रिस्क मत लो, बट मैं ऐसा ही इंडिविजुअल हूँ, मुझे ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करने में बेटर लगता है। तो
अगर आप वो चीज़ उनको दिखा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय इट, तो दैट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग। उनको आपको वो आपके बारे में ही जानना चाहते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू ही जानना चाहते हैं। तो जो मैं था मैंने वैसे ही उनको दिखा दिया वहाँ पे। एंड मेरे इंटरव्यू में बीच में भी एक ये पार्ट हुई थी कि मुझसे पूछा गया कि बिहार में 90s में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो है इट वाज वेरी कंटिन्यूअस, बहुत स्टेबल थी, बट फिर भी लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, तो ये क्यों था? तो वहाँ पे मैंने क्लियरली एक स्टेटमेंट बोल दी जो मुझे लगता था कि ट्रू है, कि मैम जो वहाँ की तब की पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिजाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज हो गया था, एंड सिविल सर्वेंट्स ऐसे जगह पोस्टेड होते थे एंड वही सिविल सर्वेंट्स होते थे जिनके थ्रू वो पार्टी की अपनी नैरो एजेंडाज फॉलो हो सके। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कोई भी आपको मना कर देगा, शायद मैं भी रिग्रेट कर रहा था इंटरव्यू के बाद, लेकिन मुझे पता था कि यही रियलिटी है, ये सच है, ये इससे कोई भाग नहीं सकता। एंड वो सिविल सर्वेंट है उसी एज के दौरान, तो उन्होंने ये चीज़ देखी होगी। तो आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विद देम, जो मुझे लगा कि सच है वो मैंने बता दिया वहाँ पे। तो मतलब अगेन जो चीज़ आपको लग रही है सही है, आप वहाँ बेधड़क बोल के आइए, बस वो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी ना हो जाए। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है, जो फैक्चुअल चीज़ है, जो हो चुकी है पहले, उससे आप बचने की बस इसलिए कोशिश मत करिए कि आपको लगता है कि टोन नेगेटिव है। वो जो रियलिटी आप अगर वहाँ बयान करेंगे तो आई थिंक यू विल ऑलवेज स्कोर वेल। मेरे 193 मार्क्स है, तो इट इज़ बिकॉज आई जस्ट प्रेजेंटेड हु आई वाज देयर, एंड मैंने कुछ वहाँ फेक करने की कोशिश नहीं की। जो चीज़ मैं नहीं हूँ मैं वहाँ दिखाया नहीं, एंड जो चीज़ मुझे लगता है सही है मैंने एक्जैक्टली वही बोला। तो इंटरव्यू में लक फैक्टर भी रहता है, थोड़े ये वाले फैक्टर्स भी रहते हैं, तो आपको ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच शुभंकर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे जो बच्चे थे सबका आपने क्वेरी एड्रेस की। आई होप कि जो भी आपने एडवाइस दी वो उनको उनके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करे। आपको भी बहुत सारी शुभकामना कि आप और ऊंची कामयाबी लेते जाएं, और फिर जरूर हमें मौका मिलेगा फिर आपसे फिर से बात करने का, फिर से आपसे कुछ सीखने का। थैंक यू सो मच शुभंकर आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच मैम।